स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से डॉक्टर धीरेन्द्र पवार बॉटनी क्लास यूट्यूब चैनल में। और ये जो हमारा वीडियो है, ये वीडियो हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसी का सेकंड पार्ट है। और टॉपिक का जो नाम था वो टॉपिक का नाम है प्लांट नोमेनक्लेचर। उसके पहले वाले वीडियो के अंदर पार्ट 1 में हमने बताया था कि प्लांट नोमेनक्लेचर क्या है, उसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, पॉलिनोमियल सिस्टम क्या था, बाइनोमियल सिस्टम क्या था, प्रिंसिपल्स क्या थे, रूल्स क्या थे। और उन रूल के अंदर भी हमने दो रूल्स जो थे, रूल ऑफ टेक्सा और दूसरा टाइपिफिकेशन का जो कंसेप्ट था, उस कंसेप्ट को हमने पढ़ा था। अब इसी का जो दूसरा पार्ट है, क्योंकि लंबा वीडियो था इसलिए अपन ने इसको दो पार्ट में बनाया। जो इसका दूसरा पार्ट है उसमें अपन आज जो डिस्कस करेंगे वो इसके बाकी के रूल्स जो है, यानी कि प्लांट नोमेनक्लेचर के जो बाकी के रूल्स हैं उन रूल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जो रूल है वो रूल है नेम ऑफ फैमिलीज़, या जो वंशों का जो कुल का नाम है, पादप कुल का नाम है, उसके क्या रूल्स है। जब अपन ने रूल ऑफ टेक्सा पढ़ा था, सबसे पहला रूल, उसमें अपन ने देखा कि जितने भी टेक्सोन हैं, जो भी वर्ग के जो हम क्लासिफिकेशन में लिखते हैं, उन वर्गों के पीछे एक निश्चित सफिक्स लगाते हैं, अनुलग्न लगाते हैं। और उसमें फैमिलीज के लिए जो सफिक्स था वो कौन सा था, AC रूल जो था, जो क्या था, ACEAE जो है वो सफिक्स लगाएंगे हम किसके पीछे, फैमिलीज के नाम के पीछे, ठीक है ना। लेकिन इनमें भी अपन देखते हैं कि ऐसी 8 फैमिलीज ऐसी है, 8 फैमिली ऐसी है जिनके नाम के पीछे ये सफिक्स ACEAE नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना। और उन 8 फैमिलीज को फिर भी मान्यता दी गई है, हालांकि उनका नया नामकरण कर दिया गया है, उन फैमिलीज का जो है वो नया नामकरण कर दिया गया है। उसके बावजूद भी, क्योंकि बहुत कॉमन प्रचलित है ये, इसीलिए ये काफ़ी लंबे समय से ये फैमिली जो है इसी नाम से जानी जाती है। जैसे अपन बात करते हैं पामी की, अब इसके पीछे AE लगा हुआ है, इसलिए इसको रूल्स के अकॉर्डिंग शामिल नहीं कर सकते। तो इसका जो नया नाम दिया गया है वो कौन सा है, एरिकेसी। ग्रामीणी जो है इसके पीछे भी क्या लगा हुआ है, सफिक्स AE लगा हुआ है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग ये भी क्या है, सही नाम नहीं है फैमिली का, इसीलिए इसका जो नया नाम दिया है वो कौन सा है, पोएसी दिया हुआ है। क्रूसीफेरी, इसके पीछे भी AE लगा हुआ है, इसका जो नया नाम दिया है वो ब्रेसिकेसी दिया हुआ है। लेग्यूमिनेसी है, इसका नया नाम दिया हुआ है कौन सा, फेबेसी नाम दिया हुआ है। इसी तरह से अगर बात करें गट्टी फेरी की, गट्टी फेरी जिसका अपन ने नाम दिया है क्या, जो नया नाम दिया रूल्स के अकॉर्डिंग वो है क्लूसिएसी। देन अम्बेली फेरी, इसका नया नाम दिया एपीएसी। लेबियटी, इसका नया नाम है लेमियसी। और कंपोजिटी, उसको अपन ने एस्ट्रेसी नाम दिया है। हालांकि ये जो नाम जो है, जैसे एस्ट्रेसी है, ठीक है ना, ये नए नाम एक्सेप्ट तो हैं, लेकिन पुराने नाम भी पूर्णतया रिजेक्ट नहीं हुए साइंटिफिकली या अकॉर्डिंग टू रूल। तो हम क्या करेंगे, इनके जहाँ पर भी लिटरेचर के अंदर इसका नाम लिखेंगे, साइंटिफिक लिटरेचर में वो क्या लिखेंगे, पामी का एरिकेसी लिखेंगे, ग्रामीणी का पोएसी लिखेंगे, क्रूसीफेरी का ब्रेसिकेसी लिखेंगे, इसका फेबेसी लिखेंगे, इसके क्लूसिएसी लिखेंगे, ठीक है ना। लेकिन चूँकि कॉमन बोलचाल में आज भी ये नाम प्रचलित है, काफ़ी लंबे समय से है। लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल क्या होगा, जब कभी भी हम लिटरेचर का अंदर इसका प्रयोग करेंगे साइंटिफिक लिटरेचर में, तो हम इनके रूल्स के अकॉर्डिंग जो नए नाम दिए, जिसमें सफिक्स क्या होना चाहिए, ACEAE, वो इसके पीछे होना चाहिए। जैसे पोएसी का अपन इसको वापस लिखते हैं, अपन पामी को लिखते हैं अपन पोएसी, सॉरी एरिकेसी, CEAE, पामी का क्या हो गया, एरिकेसी हो गया। इसी तरह से ग्रामीणी का क्या हो गया, पोएसी हो गया, ठीक है। इसी तरह से क्रूसीफेरी का क्या हो गया, ब्रेसिकेसी, CACEAE। तो ये जो सफिक्स है ACEAE, ये क्या होना चाहिए, फैमिली के नाम के पीछे होना चाहिए। तो ये जो नियम कहलाएगा वो नियम क्या कहलाएगा, नेम ऑफ फैमिलीज का रूल कहलाएगा। देन नेक्स्ट जो रूल है वो रूल है रूल ऑफ वैलिडिटी, वैधता का नियम। अब यहाँ वैधता का मतलब क्या है, कि ना, कि वैधता या वैद्य वैलिडिटी किसको बोलेंगे। अब वैलिड एक शब्द है ना, इंग्लिश शब्द है, और हिंदी में इसको अपन बोलेंगे वैद्य, कि हम किसको वैलिड माने और किसको वैलिड नहीं माने।
कौन से नाम को वैलिड माने और कौन से नाम को वैलिड नहीं माने। तो उसके लिए अपन देखते हैं कि कुछ रूल्स दिए गए हैं। जैसे अपन पहला रूल्स देखते हैं कि प्रकाशन प्रभावी हो, यानी कि जो नाम दिया है, जो प्रकाशन किया गया है वो प्रभावी होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, तभी हम उस नाम को क्या करेंगे, वैलिड मानेंगे। अब प्रभावी का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? यहाँ प्रभावी का मतलब है कि ये जो नाम दिया है ये साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर वेल प्रूव्ड होना चाहिए, साइंटिफिक कम्युनिटी को समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कोई नाम दे दिया, अकॉर्डिंग टू रूल्स जो है वो, और इफेक्टिव होना चाहिए। आगे अपन देखेंगे रूल ऑफ इफेक्टिविटी भी देखेंगे कि किसको इफेक्टिव मानेंगे, है ना। लेकिन अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, रूल ऑफ वैलिडिटी पढ़ रहे हैं कि वैद्य किसको मानेंगे। तो वैद्य उसको मानेंगे जो प्लांट का नाम दिया है वो इफेक्टिव हो। और इफेक्टिव का मतलब ही क्या है कि वनस्पति शास्त्र के जितने भी जानकार हैं या जो नॉन साइंटिफिक कम्युनिटी है उसमें इसका जो वैद्य प्रकाशन किया गया है वो इफेक्टिव होना चाहिए, उनको समझ में आना चाहिए, तभी ये क्या होगा, नाम वैलिड नाम होगा। यदि ये प्रकाशन क्या होगा, वैलिड प्रकाशन होगा, ठीक है ना। इसीलिए अपन देखते हैं कि जो भी नया नामकरण अपन देते हैं या नया प्लांट का डिस्क्रिप्शन देते हैं उसको एक रेप्यूटेड जर्नल के अंदर, साइंटिफिक जर्नल के अंदर हमें उसको प्रकाशित करना चाहिए, ताकि जो भी बॉटनी के नोन है, जानकार है, उनके बीच में एक क्लियर मैसेज जाए, वो आसानी से उसको समझ सके, पढ़ सके, तभी वो वैलिड होगा। दूसरा जो नियम इसके साथ में वो है प्रकाशन के साथ नवीन वर्ग का वर्णन संलग्न होना चाहिए। क्या मतलब इसका, कि मान लो हमने एक प्लांट को ढूंढा, खोजा, नया, अपन को लगा कि ये नया प्लांट है, उसका हमने नया नामकरण दिया और अकॉर्डिंग टू रूल हमने नया नामकरण दे दिया, लेकिन अगर हमने उसका डिस्क्रिप्शन साथ में नहीं लगाया है, वर्णन साथ में नहीं लगाया है, तो वो नाम जो है वो नाम वैलिड नहीं होगा, वो वैद्य नहीं होगा। वो नाम कब वैलिड होगा, भले ही हमने नियमों के अनुसार बनाया हो, लेकिन वो नाम वैलिड कब होगा, जब हम उसके साथ में, उस नए प्लांट के साथ में उसका डिस्क्रिप्शन भी देंगे, वर्णन भी देंगे, तब ही वो क्या होगा, वैलिड होगा या वैद्य होगा। तीसरा, प्रकाशन का वर्णन जो है वो लैटिन भाषा में होना चाहिए। आगे अपन देखेंगे, इसका भी एक रूल है, लैटिन भाषा का रूल जो है उसमें अपन देखेंगे लैटिन डायग्नोसिस, ये भी एक रूल है, ठीक है ना। 1953 के बाद में ये रूल इसको लागू होता है, जिसमें हम देखते हैं कि जो भी हमने नया प्लांट खोजा है, जिसका हमें नामकरण करना है, उसका जो वर्णन हमने दिया है वो वर्णन कैसा होना चाहिए, लैटिन भाषा में होना चाहिए। अगर वर्णन लैटिन भाषा में नहीं है तो वो नाम वैद्य नहीं होगा, वो नाम वैलिड नहीं होगा, भले ही वो रूल के अकॉर्डिंग दिया हो, लेकिन वो नाम वैलिड नहीं होगा। देन चौथा जो इसका है कि अगर वैद्य प्रकाशन के समय सारी जो इसकी क्या कहते हैं स्थितियां हैं, समस्त स्थितियां, जो भी पोजीशंस है, वो अगर एक साथ पूरी नहीं होती है, अगर सारे रूल्स एक साथ पूरे नहीं होते हैं, तो जब तक सारे रूल्स एक साथ पूरे नहीं हो जाते तब तक इसको वैलिड नहीं माना जाएगा। जैसे ही अंतिम स्थिति इसकी क्लियर हो जाती है, अंतिम रूल इसका क्लियर हो जाता है, जो भी इसके साथ रूल रखते हैं, तो जब तक सारे रूल, सारी स्थितियाँ क्लियर नहीं हो जाएगी तब तक वो वैलिड नहीं होगा। जैसे ही वो सारे स्थितियाँ पूर्ण करता है, आवश्यक शर्तें पूर्ण करता है, तो वो शर्तें पूर्ण होने के बाद में वो जो नामकरण है वो नामकरण वैलिड होगा, वैद्य होगा। तो ये जो वैलिडिटी के रूल्स है वो क्या कहलाएंगे, रूल ऑफ वैलिडिटी कहलाएंगे। इसके बिना हम किसी प्लांट का नामकरण नहीं कर सकते। इन सारे नियमों के अंतर्गत ही हम किसी प्लांट का नया नामकरण कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो रूल है वो कौन सा है, रूल ऑफ इफेक्टिविटी। अभी अपन ने ऊपर की बात की, जो इसका रूल ऑफ वैलिडिटी का पहला जो पॉइंट था वो पॉइंट ही क्या था कि नामकरण जो होना चाहिए वो इफेक्टिव होना चाहिए। तब इफेक्टिव किसको बोलेंगे, रूल ऑफ इफेक्टिविटी इसके अंतर्गत आएगा कि हम इफेक्टिव किसको बोलेंगे, कौन सी चीज़ को इफेक्टिव बोलेंगे। तो पहला है कि जो प्रकाशित सामग्री है, जैसे हमने किसी जर्नल के अंदर लिया उसको या किसी और चीज़ के अंदर लिया है, तो जो भी प्रकाशित सामग्री है वो प्रकाशित सामग्री हमारी पुस्तकालयों,
केवल शोधशालाओं या वनस्पति शास्त्री जो भी है उनके बीच में उसका व्यापक प्रसार होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि मेरे पड़ोस में कोई एक बॉटनिस्ट रहता है और मैंने उसको बता दिया कि मैंने एक नया प्लांट खोजा है, या मेरे मोहल्ले के अंदर या मेरे शहर तक मैं सीमित हो गया कि मैंने एक प्लांट खोजा मैंने और उसका एक नया नामकरण दे दिया। नहीं, हमें पूरे विश्व के अंदर उसका व्यापक प्रसार करना पड़ेगा साइंटिफिक कम्युनिटी के बीच में या बॉटनी के जानकारों के बीच में, तब ही वो नाम जो होगा वो इफेक्टिव होगा, अदरवाइज इफेक्टिव नहीं होगा। दूसरा, केवल सेमिनार, संगोष्ठी या क्लास के अंदर ये जो भी छोटी मोटी संगोष्ठियाँ होती है उसमें अपन ने बता दिया कि मैंने तो ये नया प्लांट खोजा, इसका ये अकॉर्डिंग टू रूल मैंने ये नाम दे दिया है और अब ये क्या होना चाहिए, इसको एक्सेप्ट कर लिया जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। केवल संगोष्ठी, मीटिंग या बैठकों में उस नाम को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, उसको इफ़ेक्टिव या प्रभावी नहीं माना जा सकता जब तक कि हम इसको अंतर्राष्ट्रीय समिति के समक्ष, या अगर अपन देखें कोई नया पादप नामकरण हुआ है तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर की जो हर 5 साल के अंदर कांग्रेस होती है उसके अंदर उसको इफ़ेक्टिव तरीके से प्रस्तुत करना, तब ही जाकर वो जो नाम है वो कैसा होगा, इफ़ेक्टिव होगा। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं करना है, वैलिडिटी अलग चीज़ है, इफ़ेक्टिविटी अलग चीज़ है। तो इफ़ेक्टिव का मतलब क्या है, प्रभावी, कैसे उस नाम को प्रभावी बनाया जाए जो हमने नया नामकरण किया है। तीसरा, नया खोजे गए प्लांट को, जो भी हमने नया खोजा गया प्लांट है उसको किसी एक जगह पर गमले में लगाकर या उद्यान में लगाकर अपन नहीं कह सकते कि ये हमने, उसको प्रदर्शित नहीं कर सकते भी ये जो प्लांट दिख रहा है इसको मैंने नया खोजा है, इसका अब नामकरण अभी तक नहीं हुआ। नहीं, वो तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि उसका डिस्क्रिप्शन या उसका फोटो या चित्र या जो भी है या लाइव प्लांट हम इंटरनेशनल लेवल तक या सारी जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उनके बीच में उसको व्यापक रूप से प्रदर्शित नहीं कर देते, तब तक वो इफ़ेक्टिव नहीं माना जाएगा। देन 1 जनवरी 1953 के बाद में ऐसा कोई भी नया नामकरण जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा जब तक कि वो किसी साइंटिफिक जर्नल के अंदर प्रकाशित ना हो। और साइंटिफिक जर्नल भी कौन से, रेफरेड जर्नल के अंदर। जब तक इससे पहले यानी 1953 से पहले तक तो क्या था कि अगर हमने समाचार पत्र के अंदर भी डाला है कि भाई ये कोई नया प्लांट मैंने खोजा, इसका ये अकॉर्डिंग टू रूल ये नया नाम है, तब भी वो प्रभावी माना जाता था। लेकिन 1 जनवरी 1953 के बाद से जब तक हम नए प्लांट, खोजे गए प्लांट का डिस्क्रिप्शन और नामकरण रेप्यूटेड जर्नल के अंदर, साइंटिफिक जर्नल्स के अंदर प्रकाशित नहीं करेंगे, तब तक वो इफ़ेक्टिव नहीं माना जाएगा। देन प्रकाशन जो है वो वैज्ञानिक शोध पत्रिकाओं में ही होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, इफ़ेक्टिव होगा। क्या मतलब है इसका कि हमने भले ही इंटरनेशनल लेवल पे कर दिया, मान लो सारे विश्व के जो बड़े बड़े विश्व हैं उनके न्यूज़पेपर में ये सूचना दे दी हमने कि ये नया प्लांट खोजा है और उसका ये नामकरण रखा गया, तब भी वो वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नियम क्या कहता है कि वो साइंटिफिक जर्नल के अंदर या एक वैद्य जर्नल के अंदर क्या होना चाहिए, प्रकाशित होना चाहिए, ना कि न्यूज़पेपर के अंदर। 1953 के बाद में, 1 जनवरी 1953 के बाद में वो तभी इफ़ेक्टिव होगा जब हम उसको साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने साइंटिफिक जर्नल के अंदर प्रकाशित करेंगे। देन प्रकाशन को नॉर्मली या तो हमें इंडेक्स क्यूएनसीस या बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट या इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट या इंसाडोक, ऐसी कुछ संस्थाएं हैं जो पूरे विश्व के अंदर रेप्यूटेड संस्थाएं हैं जो बॉटनी के क्षेत्र में जानी जाती है। इन संस्थाओं के अंदर हमें अपने नए जो खोजा गया प्लांट है उसका डिस्क्रिप्शन और उसके जर्नल के अंदर प्रकाशित सामग्री को उनको भेजना चाहिए ताकि वो इफ़ेक्टिव रहे, ये इफ़ेक्टिव बन जाए। क्योंकि ये नॉन संस्थाएं हैं पूरे विश्व के अंदर जो साइंटिफिक कम्युनिटी के बीच में जहाँ इसका इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आवश्यक है इसको। अगर ऐसी संस्थाओं में हम अपनी सामग्री बेचते हैं तो वो आसानी से व्यापक होगी साइंटिफिक कम्युनिटी के बीच में, उसका प्रसार भी आसानी से होगा। और चूंकि ये संस्थाएं भी कैसी है, रेप्यूटेड है, इसलिए वो नाम भी कैसा होगा, प्रभावी हो जाएगा, इफ़ेक्टिव हो जाएगा। ठीक है। और प्रभावी प्रकाशन की तारीख उस दिन को माना जाएगा, यानी प्रभावी प्रकाशन कब माना जाएगा, जिस दिन
जो भी हमने नई प्लांट को खोजा उसका डिस्क्रिप्शन जो है उसको छपवाया है किसी जर्नल के अंदर, तो जब तक उस जर्नल की प्रिंटेड कॉपी, मुद्रित विवरण मार्केट में नहीं आ जाता तब तक वो इफेक्टिव नहीं होगा। जैसे एग्जांपल, हमने आज किसी साइंटिफिक जर्नल को भेजा अपना कि भाई ये मैंने प्लांट नया खोजा है और इसका ये नया नामकरण होगा, इसका डिस्क्रिप्शन ये है, हमने पूरा पेपर बना के जर्नल को भेज दिया। अब जर्नल ने क्या किया कि उसको एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन उसको 2 साल बाद छापा। कब छापा? 2 साल बाद छापा। और मार्केट में वो जर्नल कब अवेलेबल हुआ? 2 साल बाद में। तो उसका इफेक्टिविटी कब माना जाएगा? 2 साल बाद, ना कि आज की तारीख से। भले ही आज की तारीख में जर्नल ने उसको एक्सेप्ट कर लिया हो, लेकिन प्रिंटेड कब हुआ है? वो 2 साल बाद हुआ है। इसीलिए प्रिंटेड जब तक मटेरियल मार्केट में उपलब्ध नहीं होगा तब तक, या प्रिंटेड कॉपी जब तक नहीं होगी तब तक वो नामकरण जो है वो इफेक्टिव नहीं होगा। तो ये कुछ नियम थे जो किसके अंतर्गत आ रहे थे? रूल ऑफ इफेक्टिविटी के अंतर्गत आ रहे थे। देन नेक्स्ट रूल जो है वो जीनस से संबंधित है, वंशों के नामकरण से संबंधित है। अब वंशों के जो नाम है, वंश के जो नाम है वो नॉर्मली लैटिन भाषा के शब्द से लिए जाते थे, लेकिन अपवाद स्वरूप बाद में कुछ जो नोन बॉटनिस्ट है, जो फेमस बॉटनिस्ट हैं, उनके नाम पर भी कुछ जीनस के नाम रखे गए हैं। जैसे फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेक्सस को माना जाता है, तो उनके सम्मान के अंदर इनके सम्मान के अंदर एक जीनस का नाम रखा गया थियोफ्रेस्टिया। ठीक है। इसी तरह से कैरोलस लिनस के नाम के ऊपर जो जीनस का नाम जो रखा गया वो था लीनिया। ये जो लीनिया जीनस है वो किसके सम्मान में रखा गया? कैरोलस लीनियस के सम्मान में रखा गया। देन इसी तरह से अपन देखते हैं कि थॉमस जेफरसन जो है नॉन बॉटनिस्ट है, वो भी उनके नाम के आधार पर, इनके नाम के सम्मान के लिए क्या रखा गया? जेफरसोनिया जीनस का नाम रखा गया। तो सामान्य तो किससे थे? लैटिन भाषा के शब्द से थे, लेकिन जब अपन किसी नॉन बॉटनिस्ट या उनके सम्मान के अंदर किसी जीनस का नाम रखते हैं तो उनके नाम का भी लैटिनाइजेशन कर देते हैं, क्योंकि रूल तो रूल है। रूल क्या होगा? जो एक रूल अपने आएगा, लैटिन डायग्नोस करना जरूरी है। तो जैसे थियोफ्रेस्टिस थे तो उसका लैटिनाइजेशन किया थियोफ्रेस्टिया, कैरोलस लीनियस थे उसका लैटिनाइजेशन किया क्या? लीनिया, जेफरसोनिया। तो ये लैटिन भाषा का होना आवश्यक है रूल के अकॉर्डिंग, इसीलिए उसको लैटिन भाषा के अंतर्गत रखा गया। देन इसी में से एक रूल और है, नॉमिनिका जेनेरिका कंजरवेंडा। क्या मतलब इसका? कि कुछ ऐसे वंश हैं जो हमेशा से चले आ रहे हैं और जिनमें किसी प्रकार का चेंजेज नहीं किया है, भले ही वो रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं हो, तो ऐसे जीनस को संरक्षित किया गया है। और उनकी सीमा कितनी है? 787, करीब 787 जीनस ऐसे हैं जिनका नामकरण जो है वो कंजर्व रखा गया, संरक्षित रखा गया है। ये इसकी हाईएस्ट रेंज है, इसके अलावा और कोई इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जा सकता। और इन 787 जीनस को कंजर्व क्यों किया गया है? भले ये रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन ये काफ़ी लंबे समय से प्रचलित थे और इनको नए रूल्स के अकॉर्डिंग या रूल्स के अकॉर्डिंग नई तरीके से बदलना संभव नहीं था, इसीलिए इन 787 जीनस का नाम जो है वो कंजर्व रखा गया। लेकिन ये लास्ट सीमा है, इसके बाद में इसमें नया प्लांट कोई भी नहीं जोड़ा गया है। तो ये जो रूल था, ये रूल रहेगा नॉमिका जेनेरिका कंजरवेंडा, या नाम को, वंशीय नाम को संरक्षण करने का रूल। देन नेक्स्ट है नेम ऑफ स्पीसीज, या ये तो जीनस का तो था ही था, आगे वाले जीनस का जो फर्स्ट नेम था। देन स्पीसीज का नामकरण कैसे करेंगे हम, या स्पीसीज को किस तरीके से उसका नॉमेनक्लेशन करेंगे। अब स्पीसीज का नॉमेनक्लेचर कई तरीके से कर सकते हैं। कैसे? कोई लक्षण विशेष के आधार पर स्पीसीज का नाम रख सकते हैं, कोई स्थान विशेष के आधार पर रख सकते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर उसका नामकरण रख सकते हैं। जैसे अगर बात करें सोरिया रोबस्टा, सोरिया रोबस्टा, रोबस्टा क्या स्पीसीज है? अब यहाँ रोबस्टा का मतलब क्या है? जिसमें मजबूत लकड़ी मिलती है, जिसमें मजबूत लकड़ी मिलती है, मजबूत लकड़ी होती है, इसीलिए उसको अपन ने क्या नाम दिया? रोबस्टा नाम दिया। टेफ्रोसिया परप्यूरिया,
अब परपूरिया क्या मतलब हो गया? परपूरिया होता है पर्पल कलर से, लैटिन भाषा में इसका मतलब होता है पर्पल कलर, ठीक है ना। तो परपूरिया क्यों? क्योंकि पर्पल कलर के फ्लावर होते हैं इसलिए परपूरिया। इंडिगोफेरा कॉर्डिफोलिया, कॉर्डिफोलिया, फोलिया वर्ड है लीफ से और कॉर्डी आता है हृदय से, यानी कि इंडिगोफेरा की वो स्पीसीज जिसमें पत्ती जो है वो कैसी है? हृदयाकार पत्ती हो, हृदय के आकार की पत्ती हो, इसलिए उसको अपन ने क्या बोला? इंडिगोफेरा कॉर्डिफोलिया। तो ये तो हुआ लक्षण विशेष के आधार पर, ठीक है ना। इस तरह किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर, जैसे साइडा त्यागियाई, साइडा त्यागियाई, साइडा है मालवेसी का जीनस है एक, ठीक है ना, और त्यागियाई क्या है? साइंटिस्ट के नाम के आधार पर जिन्होंने इसको खोजा तो उनके नाम के सम्मान में पीछे क्या रखा गया? त्यागियाई रखा गया। तो स्पीसीज का नाम हुआ त्यागियाई, लेकिन किसके सम्मान में रखा गया? साइंटिस्ट के नाम के आधार पर। तो लक्षण विशेष के आधार पर हो सकता है, साइंटिस्ट के आधार पर हो सकता है, या किसी जगह के नाम के आधार पर भी हो सकता है। जैसे अगर अपन बात करें रिक्सिया की एक स्पीसीज को जोधपुर से खोजा गया, और चूंकि रिक्सिया कैसा है? एक ब्रायोफाइट नॉर्मली हिल स्टेशन पर मिलता है, लेकिन ये मैदानी इलाकों में मिल रहा है थार डेजर्ट के अंदर बारिश के दिनों में। तो ऐसी स्थिति में ये स्थान विशेष का हो गया, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? रिक्सिया जोधपुरेंसिस रखा गया। तो ये किसका हो गया? जगह के नाम के आधार पर। तो स्पीसीज का नामकरण हम जगह के नाम के आधार पर कर सकते हैं, व्यक्ति विशेष के नाम के आधार पर कर सकते हैं, लक्षण विशेष के आधार पर कर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या होगी कि जो भी नामकरण किया जाएगा वो लैटिन भाषा के नामकरण के अनुरूप किया जाएगा। तो ये भी रूल क्या कहलाएगा? नेम ऑफ स्पीसीज का रूल कहलाएगा, इसके आधार पर ही। अब जैसे अगर अपन देखते हैं कि जेट्रोपा गोसिपिफोलिया, एक और प्लांट का नाम है जेट्रोपा गोसिपिफोलिया। अब देखो पीछे नाम क्या लगा? स्पेसिफिक है, गोसिपिफोलिया। गॉसिपियम आर्बोरम किसका नाम है? कपास का, ठीक है ना, गॉसिपियम आर्बोरम। तो इसका नाम किसके आधार पर रखा है? किसी और प्लांट के जीनस के आधार पर रखा गया है। कौन सा? अभी अपन ने बताया जेट्रोपा गोसिपिफोलिया। क्या मतलब? जेट्रोपा प्लांट तो जीनस है, और गॉसिपिफोलिया यानी कि जिसमें गॉसिपियम के समान पत्तियां मिलती है। तो एक और विशेष हो गया कि किसी और जीनस के आधार पर भी हम उसका स्पीसीज नाम रख सकते हैं, जेट्रोपा गोसिपिफोलिया। गॉसिपियम के अंदर मिलने वाली पत्ती की जैसी इसकी पत्तियां होती है, इसलिए जेट्रोपा गोसिपिफोलिया। तो ये कुछ नियम थे किसके? नेम ऑफ स्पीसीज के नियम थे। देन इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट नियम आता है इसी के अंदर, कि जैसे जंतुओं के अंदर होता है, जैसे मैंने एक प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि जंतुओं के अंदर जैसे नाम है नाजा नाजा, नाजा नाजा, इसको अपन टोटोनिम बोलते हैं, ठीक है ना। ये प्लांट के अंदर वैलिड नहीं है। प्लांट्स के मामले में जैसे एक नाम था लाइनेरिया लाइनेरिया, लाइनेरिया लाइनेरिया, तो ये नाम जो प्लांट का है इसको हम वैलिड नहीं मानेंगे, इसको हम रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं मानेंगे, क्योंकि प्लांट के अंदर स्पीसीज का नाम जीनस के नाम के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है, सेम नहीं, टोटोनिम नहीं हो सकते, इसलिए प्लांट ये नियम जो है वो क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। तो इस तरह के नाम जो है प्लांट नोमेनक्लेचर के अंदर एक्सेप्ट नहीं किए जाते। देन नेक्स्ट है नेम ऑफ कल्टीवर्स। अब कल्टीवर्स का मतलब क्या हो गया? जैसे अपन देखते हैं गेहूं की कई सारी किस्में हैं, दालों की किस्में आती है, बाजरे की किस्में हैं, मक्का की किस्में हैं, ठीक है ना, लेकिन जो वैरायटीज डेवलप की है साइंटिस्ट ने उनको अपन क्या बोलते हैं? कल्टीवर्स बोलते हैं, खेतों में उगाने वाले कल्टीवर। लेकिन मूल रूप से तो वो क्या है? मेज है, मक्का है, मूल रूप से वो गेहूं है, मूल रूप से वो चावल है। तो ऐसी स्थिति में जो कल्टीवर है उन कल्टीवर का कोई विशेष नाम नहीं देते हैं, उन कल्टीवर का वही नाम रहेगा जो उसके मूल पादप का नाम है। कौन सा? जैसे गेहूं की बात करें तो टिट्रिकम एस्टाइवम, ठीक है ना, तो ये इसका या चावल की बात करें ओराइजा सेटेवा, मेज की बात करें जिया मेज, तो जो इसका मूल नाम है कल्टीवर्स का वही नाम रहेगा। चाहे इसकी कई सारी अपन ने कल्टीवर्स बना दिए, कई सारी वैरायटीज बना दी, लेकिन उसका मूल नाम क्या रहेगा? वही रहेगा जो उसके मूल पादप का नाम है। देन लैटिन डायग्नोसिस, नेक्स्ट रूल है लैटिन डायग्नोसिस। अब अभी अपन जितने भी रूल्स पढ़े उन सब के अंदर एक कॉमन चीज़ थी क्या? कि कोई भी नामकरण दो, कोई भी डिस्क्रिप्शन करो, उन सब का वर्णन या उन सब का किस भाषा में होना चाहिए? लैटिन भाषा में होना आवश्यक है। 1 जनवरी 1953 के बाद इससे पहले तक
1 जनवरी 1953 से पहले तक तो क्या था कि किसी भी भाषा के अंदर अगर उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह होता तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता था, लेकिन 1 जनवरी 1953 के बाद में अब जो भी नया प्लांट खोजा जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन है, उसका नामकरण है, या किसी भी तरीके से उसका जीनस का नामकरण, स्पीसीज का नाम चाहे किसी व्यक्ति विशेष के आधार पर लगाए, चाहे जगह विशेष के आधार पर लगाए, लक्षण विशेष के आधार पर, लेकिन उनका क्या जाएगा, लैटिनाइजेशन, लैटिनीकरण होगा, यानी लैटिन भाषा के अंदर उसको कन्वर्ट करके फिर वो लिखा जाएगा। तो ये रूल क्या कहलाता है, लैटिन डायग्नोसिस कहलाता है, रूल ऑफ लैटिन डायग्नोसिस कहलाएगा। देन नेक्स्ट जो अपने पास में रूल है नोमेनक्लेचर के अंदर, वो कौन सा है, साइटेशन ऑफ ऑथर नेम। अब साइटेशन ऑफ ऑथर नेम का मतलब क्या हो गया कि जो भी नया पादप खोजा गया है उसके नाम के पीछे उसको खोजने वाले व्यक्ति का नाम शॉर्ट फॉर्म में, एब्रीविएशन फॉर्म के अंदर लगा सकते हैं। जैसे अगर अपन बात करें लिलिएसी को जो फैमिली है उसके पीछे एडेंस का, यानी कि इस कुल की जो पहचान है वो किसके द्वारा है, एडेंसन ने, क्योंकि इसको बनाया किसने था, एडेंसन ने बनाया। इसी तरह से गोरुगा जो के आगे रॉक्सबर्ग, गोरुगा रॉक्स, अब ये रॉक्स जो है ये रॉक्सबर्ग का शॉर्ट नेम है, ठीक है ना, रॉक्सबर्ग का शॉर्ट नेम है, यानी कि इसको जो जीनस को है वो किसने बनाया, किसने नाम दिया, रॉक्सबर्ग ने दिया। इसी तरह से जैसे अपन ने देखा क्लियोम गाइनेंड्रा लिन, अभी अपन ने पहले एक नाम सुना था, कौन सा, पिछले वीडियो में, क्लियोम गाइनेंड्रा लिन। तो यहाँ लिन का मतलब क्या हो गया, कैरोलस लीनियस, कि इसका जो नामकरण है वो किसने किया, कैरोलस लीनियस ने किया। इसी तरह से अपन देखते हैं कि जैसे एक नाम में सिसम पेलोस पेरियार बुच हैम एक्स डीसी, सिसमोस पेरियार बुच हैम एक्स डीसी, बुच हैम एक्स डीसी। अब यहाँ पर क्या हो गया कि ये जो प्लांट है, सिसमोस प्लांट जो है, उस प्लांट को बुचहैम ने, नाम तो वो किसने किया, बुचहैम ने दिया, ठीक है ना, लेकिन इसका डिस्क्रिप्शन उन्होंने नहीं दिया सही तरीके से। डिस्क्रिप्शन बाद में दिया गया किसके द्वारा, डी कंडोले के द्वारा। इसीलिए इस प्लांट का जो नामकरण जो रखा गया वो क्या था, सिसम पेलोस पेरियार, सिसम पेलोस, सिसम पेलोस, स्पेलिंग से सिसम पेलोस पेरियार बुच हैम एक्स डीसी, एक्स डीसी यानी कि बाद में इसका क्या दिया गया, डी कंडोले के द्वारा सही तरीके से इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया। तो ये जो रूल है वो रूल्स क्या कहलाएगा, साइटेशन ऑफ ऑथर नेम कहलाएगा, यानी कि उस प्लांट के नए नामकरण के पीछे उसको खोजने वाले व्यक्ति का नाम का शॉर्ट फॉर्म या एब्रीविएशन फॉर्म में उसके नाम को लिखा जाएगा। देन अपन देखते हैं इसके अलावा भी कुछ रूल्स है, अदर रूल्स हैं जो कि बिखरे हुए रूल्स हैं, तो उनको अपन एक एक करके लेते हैं। जैसे पहला है, जब एक वंश को 2 से अधिक वंशों में तोड़ दिया जाता है, कई बार क्या होता है वंश बहुत बड़ा हो जाता है, उसके अंदर कई सारी स्पीसीज आने लगती है, तो ऐसी स्थिति में अपन इस जीनस को तोड़ देते हैं और 2 जीनस बना देते हैं उसके। तो ऐसी स्थिति में जो पुराना जीनस, जो मूल उसका होलोटाइप है उस प्लांट का, उस मूल होलोटाइप को तो अपन क्या रखते हैं, जो मूल नाम है वो, और जो नया जीनस में तोड़ा गया उसका नया नाम रखेंगे, अलग से नाम रखेंगे। जैसे एग्जांपल से समझो इसको, एसर सैक्रम मार्स एक प्लांट है, एसर सैक्रम मार्स, इसमें एसर की 2 अलग अलग प्रजातियां हैं, ठीक है ना। इन अलग अलग प्रजातियों को क्या लिखा गया, एसर सैक्रम मार्स और एसर नाइग्रम, ठीक है, एसर सैक्रम मार्स और एसर सैक्रम नाइग्रम एक जीनस है। 2 उसको जो मूल था एसर सैक्रम मार्स को, उसको किस में डिवाइड कर दिया, 2 स्पीसीज में डिवाइड कर दिया, एसर सैक्रम मार्स और एसर नाइग्रम, ठीक क्लियर है। अब इसके अंदर जो मार्स है, यानी कि एसर सैक्रम मार्स जो है वो किसको देंगे नाम,
किसको नाम देंगे? उसके मूल होलोटाइप को, जो उस प्लांट की मूल सीड जिससे बनी थी वो, और बाद में इसको जो नाइग्रम दिया गया, जो इससे अलग किया गया, उसको नाम अलग देंगे। मूल रूप से जो पादप था उसको यही नाम रखा जाएगा, एसर सैक्रम मार्स नाम रखा जाएगा। इसी तरह से एक और नियम है कि जब किसी पादप प्रजाति को अन्य वंश में मिला दिया जाता है तो मिलाने के बाद भी जातीय पद नाम उसके साथ बना रहता है। जैसे मतलब इसको समझते हैं अपन, क्या कह रहा है ये कि जब किसी पादप प्रजाति को अन्य वंश में मिलाया जाएगा, प्रजाति है उसको अन्य वंश में मिला दिया गया, तो ऐसी स्थिति में उसका जो मूल जाति एपिथेट है, पीछे का जो जाति का नाम है, वो संरक्षित रहेगा, उसको ऐसे कैसे लिखा जाएगा। अपन एग्जाम्पल से समझते हैं इसको भी, उसके बिना समझ में नहीं आएगा। अमेरिकन लार्क एक प्लांट का वृक्ष का नाम है, अमेरिका गणराज्य में उगने वाला प्लांट है। इसका जो ड्यूराई ने नाम दिया, ड्यूराई साइंटिस्ट है, ड्यूराई ने जो शुरुआती नाम दिया वो शुरुआती नाम क्या था? पाइनस लेरिसियाना। उस नाम को क्या दिया उन्होंने? पाइनस लेरिसियाना, ये दिया था, ड्यूराई ने नाम दिया पाइनस लेरिसियाना। ठीक है। अब माइकॉक्स ने इस जो प्लांट था ये पाइनस लेरिसियाना जिसको ड्यूराई ने दिया, इसको लैरिक्स के अंदर, यानी जीनस चेंज कर दिया, क्या? लैरिक्स कर दिया, पाइनस की जगह क्या किया? लैरिक्स कर दिया, और इसकी एक प्रजाति के रूप में इसको स्थापित कर दिया अलग से, और इसका नाम क्या दे दिया? लैरिक्स अमेरिकाना माइकॉक्स। लैरिक्स अमेरिकाना मिचेक्स, किसका नाम है? शॉर्ट फॉर्म तो माइकॉक्स का नाम है, पीछे मिचेक्स जो लिखा हुआ है। अब मूल रूप से ड्यूराई ने तो नाम दिया था पाइनस लेरिसियाना, इन्होंने क्या चेंज किया इसको? क्या नाम दिया? लैरिक्स, लैरिक्स अमेरिकाना नाम दिया इसका, क्या? लैरिक्स अमेरिकाना। अब चूंकि मूल रूप से उसकी जो जीनस स्पीसीज एपिथेट था, स्पीसीज एपिथेट क्या था उसका? पाइनस लेरिसियाना। इन्होंने उसको मिलाया तो किसमें? नए जीनस के अंदर मिला दिया इसको। किस जीनस में मिलाया? लैरिक्स के अंदर, लेकिन स्पीसीज का भी नाम चेंज कर दिया। जबकि रूल क्या है कि अगर किसी पादप प्रजाति को किसी और जीनस के अंदर या नए जीनस के अंदर इंक्लूड किया जाता है या उसका जीनस बदला जाता है, तो उसका स्पीसीज एपिथेट जो है वो नहीं बदला जाएगा। तो अब इसका सही नाम क्या होगा? जिसको बाद में के कॉच के द्वारा इसका सही नाम दिया गया, और क्या नाम दिया गया इसका? लैरिक्स लेरिसियाना। तो नया नाम क्या हो जाएगा इसका? लैरिक्स लेरिसियाना। और इन्होंने आगे इसका नाम रखा ब्रैकेट में ड्यूराई, और ब्रैकेट बंद कर फिर खुद का नाम कॉच, के कॉच। यानी कि इसको मूल रूप से तो किसने दिया था? ड्यूराई ने दिया था, और इसका सही नामकरण किसने किया? के कॉच ने किया। वापस इसको बता देते हैं कि ड्यूराई ने एक पादप था पाइनस, जिसका नाम रखा उन्होंने पाइनस लेरिसियाना, जो प्लांट खोजा, लेकिन बाद में माइकॉक्स ने इस जीनस को किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया? लैरिक्स के अंदर डाल दिया इस प्लांट स्पीसीज को। लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल उसका स्पीसीज एपिथेट नहीं बदल सकते। इन्होंने क्या कर दिया? स्पीसीज को अमेरिकाना कर दिया, लेकिन बाद में के कॉच ने जो था इसका सही नाम वापस रखा, तो नया जीनस तो था लैरिक्स, और स्पीसीज एपिथेट जो पुराना था लेरिसियाना उसको साथ में रखा। और चूंकि मूल रूप से किसने दिया था? ड्यूराई ने दिया, इसलिए उनका नाम आया, और इसको संशोधित किसने किया? के कॉच ने, इसलिए पीछे के कॉच जो है वो इसका पीछे लगाया गया। तो ये जो नामकरण है ये किससे संबंधित था? स्पीसीज एपिथेट से संबंधित था। देन नेक्स्ट है कि अगर दो या दो से अधिक समान स्तर वाली वर्ग की श्रेणी को मिलाया जाएगा तो उसमें प्राचीनतम विशेषण का नाम को ही चयनित किया जाता है। क्या मतलब है इसका? कि दो अगर अपन टैक्सोन को मिलाया है, ठीक है ना, और उसमें से जो प्राचीनतम है, दोनों में से जो पुराना वाला है उसको अपन एक्सेप्ट करेंगे, उस नाम को एक्सेप्ट करेंगे। नए वाले या अपन ने जो जैसे एक तो 18वीं शताब्दी में था, एक 19वीं शताब्दी में था, दोनों अपन ने वर्गों को साथ में मिला दिया, तो ऐसी स्थिति में इसका जो 18वीं शताब्दी का जो नाम था प्राचीनतम वो एक्सेप्ट किया जाएगा, ना कि 19वीं शताब्दी वाला नाम एक्सेप्ट किया जाएगा।
देन टैक्सोनॉमी की श्रेणी में अगर परिवर्तन किया जाता है तो फैमिली या कुल में परिवर्तन किया जाता है, फैमिली या कुल में से ऊपर वाली में, तो इसमें सबसे पुराना नाम ही प्रचलित नाम जो है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। सेम जो पहले वाला अपन ने बताया, जो प्राचीनतम नाम है उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा। देन नेक्स्ट रूल है अपना जो रिजेक्शन ऑफ नेम। नेक्स्ट एक रूल है रिजेक्शन ऑफ नेम, नामकरण का रिजेक्ट करना। कौन से नामों को हम रिजेक्ट कर सकते हैं, तो फटाफट पढ़ लेते हैं अपन। कौन सा है? केवल वो ही नाम वैध होंगे या वही नाम अस्वीकृत किए जा सकते हैं जिनका नामकरण जो है सतही है, अकॉर्डिंग टू रूल नहीं है। उन नामों को हम रिजेक्ट कर सकते हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यदि एक ही प्रजातियों के एक ही नाम दो प्रजातियों को दे दिया गया, सेम नाम, तो भी उन सेम नामों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दो पादपों के सेम प्रजाति नाम एक ही जैसे नाम नहीं हो सकते। अगर होमोनिम दिए गए हैं, इसको बोलते हैं अपन होमोनिम, यानी कि एक ही नाम दो प्रजातियों को देना, ये कहलाता है होमोनिम। देन अगर जेनरिक नेम जो है अस्वीकार करने योग्य है, अस्वीकार करने यानी कि अकॉर्डिंग टू लैटिन भाषा के नहीं है, तो उनको रिजेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा स्पीसीज नाम और जीनस नाम एक जैसे नहीं हो सकते, टोटोनिम नहीं हो सकते। तो अगर ऐसा कोई नामकरण किया गया है तो उसको रिजेक्ट किया जाएगा, उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी नामकरण द्विनाम पद्धति के अनुसार नहीं है तब भी उसको रिजेक्ट किया जाएगा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे नियम हैं जो नियम किसके अंतर्गत आएंगे? रिजेक्शन ऑफ नेम के अंतर्गत आएंगे। और एक और चीज़ है, जैसे एक है अगर कोई जो नामकरण है वो कन्फ्यूजन पैदा करता है, ठीक है ना, तो ऐसे जीनस को या ऐसे नाम को अपन क्या बोलते हैं? नॉमिना एम्बिगुआ बोलते हैं। नॉमिना एम्बिगुआ, जिससे किसी का भ्रम हो, यानी कि जो नाम से ही अपन को भ्रम हो, कन्फ्यूजन क्रिएट हो, तो ऐसे नाम को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इसी तरह से अपन देखते हैं कि अगर दो वर्गों को मिलाकर बनाया गया हो, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक चाइनीज साइंटिस्ट ने हर्बेरियम शीट जो है उसके ऊपर दो अलग अलग पादपों का, नीचे की तरफ अलग पादप था और ऊपर की तरफ इन्फ्लोरेसेंस अलग था, ठीक है ना, और इन दोनों को मिलाकर एक नया प्लांट बना दिया, हर्बेरियम शीट बना दी, और उसके आधार पर इसका जो नामकरण दिया गया वो नामकरण क्या था? एक्टिनोटिनस नाम दिया गया। इस प्लांट का नाम दिया गया एक्टिनोटिनस। लेकिन चूंकि ये शुरू से ही गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि दो प्लांट को, अलग अलग प्लांट को मिलाकर नया प्लांट बनाया गया था हर्बेरियम शीट के आधार पर, और जब बाद में लाइव प्लांट देखा गया तो वो वैसा नहीं था। इसलिए ऐसा जो नाम है वो नाम शुरू से ही क्या कर देंगे? कन्फ्यूजन की श्रेणी में आ रहा था, इसलिए इसको नॉमिना कन्फ्यूजियम के अंतर्गत रखेंगे और ये नाम जो है वो रिजेक्ट किया जाएगा, है ना। तो ये कुछ रूल्स थे, जो रूल्स हमने आज पढ़े किसमें? प्लांट नोमेनक्लेचर के अंदर। और किसी पादप का नामकरण जो है वो इन रूल्स के अकॉर्डिंग ही दे सकते हैं। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के जो रूल्स है, जो प्रिंसिपल और जो रूल्स हैं, इन रूल्स के आधार पर ही हम नया नामकरण दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है वो ये वीडियो हमने डिटेल में बताया है, आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और एक बार चूँकि थियोरेटिकल पार्ट ज़्यादा है इसके अंदर, तो एक बार इसको वापस बुक से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, इसके ऊपर कमेंट्स कीजिए, इसको लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।